हेलो साथियों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है बुद्ध का या मौर्य पूर्व काल। इसका टाइम पीरियड है 600 से 321 BC। हम इसमें जानेंगे इस टाइम का इस टाइम के इतिहास निर्माण के स्रोत। दूसरा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। 600 BC के गणराज्य मगध का उद्भव कैसे हुआ, उसके कारण। फिर उसके बाद यहाँ का समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था, लंबी दूरी का व्यापार और इस समय होने वाली धार्मिक बौद्धिक हलचल, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म निकले। ठीक है। तो अब हम जानते हैं इतिहास निर्माण के स्रोत क्या क्या थे। पहला है ब्राह्मण स्रोत। इस समय ब्राह्मण्य धारा में वेदांग सूत्रों की रचना हुई, जिनकी संख्या 6 मिलती है। पहला है शिक्षा। शिक्षा स्वर्ग के ज्ञान को समझने के लिए। छंद, छंदों के ज्ञान को समझने के लिए। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति जानने के लिए। व्याकरण, व्याकरण समझने के लिए। ज्योतिष, ज्योतिषी को समझने के लिए। और कल्प सूत्र, कर्म कांडों को समझने के लिए। फिर कल्प सूत्रों को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है स्रोत सूत्र। यह कर्म कांडों का संकलन है। गृह सूत्र, इसमें गृहस्थी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर देखते हैं धर्म सूत्र। ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नियम दिए गए हैं। और फिर है शुल्ब सूत्र। ये एक गणित की पुस्तक है, जो इसी से भारतीय ज्यामिति का विकास माना जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बोलते हैं जिसे। त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं सुत्त पिटक। बुद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये बुद्ध दर्शन से संबंधित है। अब बात करते हैं जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य में आता आगम साहित्य। आगम साहित्य में क्या है, भगवान महावीर के उपदेश और जैन संस्कृति से जुड़ी हुई प्रथाएं इसमें आती हैं। जिस तरह वैदिक धर्म में वेदों का रोल था, उसी तरह जैन साहित्य में आगम का, बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक का। आगे बढ़ते हैं 600 BC का राजनीतिक परिदृश्य। ये यहाँ पे मैप है। मैप में देखते हैं इस समय 16 राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले 16 राज्य थे। 10 गणराज्य। और उसके बाद हम देखेंगे इसमें मगध का उद्भव। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें ये 16 जो राज्य हैं, इनकी राजधानी क्या क्या थी, उनके शासक कौन कौन थे। तो यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य में हम यदि देखें तो इस समय पे दो तरीके के गणराज्य मिलते हैं। एक 16 राज्य थे, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत आते हैं, और 10 गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। इनकी हमें यदि जानकारी मिलती है तो ये मिलती है हमें बोधि ग्रंथ अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अब हम देखते हैं इनके राज्य और इनकी राजधानी। बात करें काशी की। काशी की राजधानी है बनारस। मगध, अंग, अवंती, ये 16 गणराज्य। चलो, एक साइड से हम देखते हैं इनकी राजधानी। और काशी, राजधानी है वाराणसी। वाराणसी पहले बनारस था। कौशल, साकेत और श्रावस्ती।
काशी के राजा की बात करें तो इस टाइम पे थे अशुसैन, और कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। अगला राज्य है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। शासक थे इसके ब्रह्मगत। अंग के बाद आता मगध। मगध की राजधानी राजगृह, और दूसरी राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र। और यहाँ के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद बात करें वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। उसके बाद हम बात करते हैं चेदी। इसकी राजधानी थी सौतमती। इसके राजा अज्ञात हैं। बात करें कुरु, राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आता पांचाल। पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। उसके बाद आता मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य के बाद आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। उसके बाद आता अवंती। अवंती की राजधानी थी महिष्मति। और उज्जैन। अवंती का शासक था चंद्रद्योत। अवंती के बाद सबसे एक दक्षिण का राज्य असमक। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान या और कोतन। और भारत के आज के बाहर दो राज्य थे, वो थे गांधार और कम्बोज। आज के भारत के बाहर ये मिलते हैं। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कम्बोज की राजधानी थी राजपुत राजपुर अटक। उसके बाद आता है वजीसंग। वजीसंग की राजधानी थी वैशाली। उसके बाद था मल्ल। इसकी राजधानी थी कुशीनगर। और दूसरी राजधानी थी इसकी पावा पडरोना। इन 16 राज्यों की सूची में वजीसंग और मल्ल को छोड़कर अन्य सभी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शामिल थे, और ये दो गणतंत्रात्मक व्यवस्था इनमें मिलती है। 1600 BC के गणराज्य की हम बात करें तो 1600 BC में राजनीति का दूसरा स्वरूप गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इस समय आज के नेपाल के तराई यानी पूर्वी यूपी से बिहार तक 10 राज्यों की सूची मिलती है। इसमें थे वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुशीनारा तथा मल्ल। गणतंत्रात्मक जो राज्य थे उनकी विशेषताओं की बात करें तो गणतंत्रों की राजनीति राजतंत्रों से बिल्कुल अलग थी। इनमें शासन के अधिकार व्यक्तियों में बराबर के हैसियत से मिलते हैं। लिच्छवियों में जानकारी मिलती है कि 7707 राजा की सूची वहाँ से मिलती है, यानी सभी सदस्य राजा की उपाधि ग्रहण करते थे। सभी सदस्य बड़े बड़े संस्थागारों में इकट्ठा होते थे। शासन संबंधी मुद्दे सबके सामने लाए जाते थे। आज की भांति सभा का अध्यक्ष होता था। गणपूर्ति कोरम का ध्यान रखा जाता था। मुद्दों पर बहस एवं चर्चा होती थी। गुप्त मतदान होते थे और बहुमत की बात मानी जाती थी। गणराज्यों में
गणराज्यों का न्यायिक तंत्र भी बेहतर था। लिच्छियों में एक से ऊपर एक 8 श्रेणीबद्ध न्यायालय थे। वहां पर चर्चा मिलती है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को इन सबसे गुजरना होता था। आगे बढ़ते हैं। मगध का उद्भव कैसे हुआ? मगध का उद्भव 1600 BC में 16 महाजनपदों में से मगध ही एक था। मगध भी एक था, लेकिन कालक्रम में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर खुद में समाहित कर लिया। इतिहास में इसी घटना को मगध साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। इसके कारण जानते हैं, कैसे उद्भव हुआ। पहला, राजनीतिक। कारण एवं शासकों का योगदान। योगदान इसमें बात करें तो 1600 BC में से आगे मगध में कई राजवंश स्थापित हुए। इनमें से एक के से बढ़कर एक दूरदर्शी एवं सक्षम शासक हुए, जिन्होंने अपने बेहतर रणनीति से मगध का विस्तार किया और उसे अच्छा बनाया। ठीक है, तो मगध पर बैठने वाले वंश कौन कौन से थे? तो ये थे हर्यक वंश। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। दूसरा, शिशुनाग वंश। और तीसरा, नंद वंश। हर्यक वंश की हम बात करें, इसे पितृहंता वंश कहते हैं। इसमें आता है बिंबिसार, अजातशत्रु, और उदयन। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने ही अंग पर विजय प्राप्त की थी, और राज्य विस्तार में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। इसने इनकी पहली पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत यानी प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी, वैशाली की लिच्छवी चेलना, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। और तीसरी, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। अब बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी, कौशल और वजीसंग राज्य जीते थे। उदयन की बात करें तो उदयन, इसको पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है, और इसने यहीं पर एक किले का निर्माण किया था। अब बात करते हैं हम शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश, इसका वो संस्थापक शिशुनाग था, और इसने अवंती राज्य पर विजय प्राप्त की थी। शिशुनाग संस्थापक था। बात करें हम नंद वंश की, तो महापद्म नंद यहाँ पर ने यहाँ महापद्म नंद था, जिसने 10 राजाओं को हराया था, और इसने महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। अब बात करते हैं राजनीतिक कारण हो गए। दूसरा, आर्थिक कारण भी होंगे। आर्थिक कारण की बात करें तो मगध के पास आर्थिक संसाधन के अच्छे स्रोत थे। गंगा घाटी पर उनका अधिकार था, जिससे राज्यों को अच्छी आय प्राप्त होती थी। छोटा नागपुर के पठार पर मगध का नियंत्रण था, जिससे राज्य को लोहा प्राप्त होता था, हाथी प्राप्त होते थे युद्ध लड़ने के लिए। इन सभी सम्मिलित प्रभाव के कारण मगध के आर्थिक और सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई। मगध को अन्य महाजनपदों के मुकाबले सामरिक लाभ भी प्राप्त था, क्योंकि मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज राज्य की 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण अति सुरक्षित थी। और इसी प्रकार बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, वो नदियों के संगम पर थी, गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन। तीसरा, सामाजिक कारण की बात करें। सामाजिक कारण, मगध का समाज एक खुला समाज था। समाज में रूढ़िवादिता बिल्कुल नहीं थी। राज्य के पक्ष में लोगों को खड़ा करना आसान रहा। ये हो गया आपके मगध के उदय के कारण। अब हम देखते हैं 600 BC में यहाँ का समाज कैसा था।
600 BC का समाज। इस समाज में पूर्वकालीन विशेषता जारी रही, साथ में कुछ बदलाव भी दिखाई देते हैं। इस समय देखते हैं वर्ण व्यवस्था की संकल्पना आई। वर्ण व्यवस्था संकल्पना आई। इसके तहत प्रत्येक वर्ण के लोगों को अपने से नीचे के वर्ण का पेशा अपनाने की अनुमति दी गई। दूसरा, संस्कारों की स्थापना हुई। संस्कारों की स्थापना, इस समय समाज में 16 संस्कार स्थापित हुए। व्यक्ति के गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक के समय को चरणों संस्कारों में जोड़ा गया। बात करें आगे, छुआछूत की संकल्पना। की संकल्पना भी यहाँ पे थी। पहली बार छुआछूत की संकल्पना इसी समय, इसको शहरीकरण का परिणाम माना जाता है। बात करें वैश्यावृत्ति। 600 BC में ही प्रथम बार वैश्यावृत्ति की जानकारी मिलती है। इसे भी शहरीकरण से जोड़कर देखा जाता है। भिक्षा वृद्धि। इसे भी शहरी जीवन का परिणाम माना जाता है। अब बात करते हैं विवाह। भारत में विवाह को संस्कार का दर्जा दिया गया है। इसे संविधान मानकर पति पत्नी के बीच युग युगांतर का संबंध माना गया है। इस समय विवाह के 8 प्रकारों की जानकारी मिलती है, जिन्हें मान्य और अमान्य विवाह में बांटा गया है। चलो देखते हैं कौन कौन से विवाह थे। विवाह, तो पहले देखते हैं हम मान्य विवाह। मान्य विवाह में पहला आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का क्या था? ब्रह्म विवाह में इसे सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। इसके तहत कन्या का पिता वेदवान और शीलवान वर से कन्या का विवाह करता था। दूसरा, प्रजापत्य विवाह। यह भी ब्रह्म विवाह की भांति था। इसमें वर एवं वधू धर्म के आचरण के अनुसार विवाह करते थे। तीसरा, देव विवाह। इस विवाह में यज्ञ करने वाले पुरुष पुरोहित से कन्या का विवाह कर दिया जाता था। और चौथा, आर्ष विवाह। इसके तहत वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल देकर विवाह किया जाता था। अब देखते हैं अमान्य विवाह कौन से थे। अमान्य विवाह, अमान्य विवाह में हम देखें तो पहला असुर, असुर विवाह। ये खरीद कर किया जाना, यानी किसी लड़की को खरीद लिया और उससे विवाह कर लिया। दूसरा, पिशाच विवाह। कन्या की बिना मर्जी से, कन्या की बिना मर्जी के धोखे से किया जाने वाला विवाह, ये राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण करके किया जाने वाला विवाह आता है इसमें। और चौथा है गांधर्व या गंधर्व विवाह। इसे हम प्रेम विवाह कहते हैं। एक और अवधारणा है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम विवाह ये जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से शादी करता है तो अनुलोम विवाह। और जब निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इस तरीके को जातियों के फैलाव विस्तार का कारण भी माना जाता है, वर्ण संकर कहते हैं। अब यहाँ की देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें, 600 BC की अर्थव्यवस्था।
पहला कृषि। 600 BC में गंगा घाटी में कृषि की अच्छी पैदावार होती थी। पहली बार धान की रोपण फसल यानी साली महासाली किस्म का निजात हुआ। लोगों ने गंगा घाटी में उपजाऊ वन भूमि प्राकृतिक सिंचाई का लाभ उठाया। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिला। कृषि में अतिरेक की स्थिति पैदा हुई और कर के रूप में किसान अपनी उपज का 1/6 भाग राज्य को देते थे। दूसरा है जनसंख्या नगरीकरण। जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण। इस समय गंगा घाटी में जनसंख्या वृद्धि के प्रमाण प्रमाण मिलते हैं। लगभग 1000 वर्षों बाद पुणे भारत में गंगा घाटी में नगरीकरण हुआ, जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रथम नगरीकरण माना जाता है। इस समय काशी, कौशाम्बी, साकेत, वैशाली, राजगृह, चंपा आदि नगरों के नाम प्राप्त होते हैं। इन नगरों के आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा बाजार। 600 BC में पहली बार व्यवस्थित बाजार का उद्भव हुआ। इस समय पहली बार आहत सिक्के आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह आहत सिक्कों का मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। आहत सिक्के चांदी और तांबे के बने थे। चांदी के आहत सिक्कों को शतमान और कारसापण, कहा गया। और तांबे के सिक्के जो थे उनके नाम थे मास्क और काकिनी। चांदी के सिक्के इनकी संख्या अधिक थी, अधिक प्रयोग, और ये कम मात्रा में प्रयोग होते थे। इन आहत सिक्कों को पंचमार्क भी ये कहलाते थे। सिक्कों से के आने से अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ। यही वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह अब मुद्रा का प्रयोग होने लगा। आज सिक्कों की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना यदि होगी तो इन्हें धातु की चादर को काट कर बनाया जाता था, न कि धातु को पिघला करके। आज सिक्कों पर कई सारे प्रतीक मिलते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ी, वृक्ष, मानव आदि। आज सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम राजाओं ने न करके व्यापारियों ने किया था। नंद ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सिक्का निर्माण अपने हाथ में ले लिया था। इन सिक्कों पर केवल प्रतीक मिलते हैं, ना इन पर लिखावट मिलती है और ना ही इन पर तिथि मिलती है। इसी में देखते हैं हम श्रेणी व्यवस्था। यहाँ पे श्रेणी व्यवस्था शुरू हो गई थी। श्रेणी व्यवस्था 600 BC में संगठित व्यापार और वाणिज्य की नींव पड़ी, जिसे श्रेणी व्यवस्था कहा गया है। इसके तहत उत्पादन से लेकर बिक्री तक विभिन्न लोग संगठित होकर व्यापारिक क्रियाओं को अंजाम देते थे। गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण को बढ़ावा दिया, मांग में वृद्धि हुई। इससे बहुत से लोग जुड़े थे। जैसे यहाँ पे एक मुखिया होता था सबसे ऊपर, और इसके साथ कुछ लोग जुड़ते थे, जैसे शिल्पी। शिल्पी वो लोग थे जो उत्पादन करते थे। साहूकार जो पूंजी का निवेश करते थे। वणिका ये व्यापारी होते। सार्तवा ये यातायात का काम संभालते थे। और क्रय विक्रय का ठीक है, ये फुटकर विक्रेता होते थे। ये यहाँ पर मुखिया होता है। ये सारे लोग इनसे जुड़े थे। मुखिया को ज्येष्ठक और भंडाग्रे
ज्येष्ठ और भंडारिक कहते हैं। श्रेणियों के कुछ अपने नियम कानून थे। जैसे श्रेणियों को राज्य से पूरी स्वायत्तता प्राप्त थी। राज्य का हस्तक्षेप नहीं होने के कारण इन्होंने आर्थिक वृद्धि पर बढ़ चढ़ के कार्य किया। खुद कार्य करने के अतिरिक्त भाड़े के मजदूरों से भी इन्होंने कार्य कराया। श्रेणी व्यवस्था के अपने नियम कानून होते थे जिन्हें राज्य मान्यता देता। श्रेणी नियम के तहत मुखिया अपने सदस्यों को मृत्यु दंड को छोड़कर किसी भी प्रकार का दंड दे सकता था। तो श्रेणी संघ की महिला जो इन लोगों से जुड़े थे, इनकी महिला कोई भी सदस्य यदि बौद्ध संघ में जाना चाहे तो उसे अपने पति के साथ साथ मुखिया, श्रेणी के मुखिया से भी इजाजत लेनी पड़ती। श्रेणी व्यवस्था में इनकी अपनी सेनाएं होती थी। मुखिया अपना निजी पताका छत्र का प्रयोग करते थे जिससे उनका हैसियत समाज में पता लगती थी। ये श्रेणी व्यवस्था अपना न्यायिक कार्य भी करते थे। यहाँ पर मुखिया न्यायिक कार्य भी करते थे, बैंकिंग कार्य से भी जुड़े थे। इनके द्वारा अवसंरचना संबंधी कार्य भी किए गए और धार्मिक कार्य अवसंरचना में बोल सकते हैं, जैसे सड़क निर्माण हो गया, मंदिर निर्माण हो गया। ऐसे ही आगे जब हम पढ़ेंगे गुप्त काल में देखेंगे तो गुप्त काल में मंदसौर में श्रेणियों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं लंबी दूरी का व्यापार। तो लंबी दूरी के व्यापार के लिए ये है, हमने एक मैप बनाया 600 BC में एक लंबे अंतराल के बाद यानी हड़प्पा के बाद लंबी दूरी को व्यापार हुआ। इससे हमें उत्तरापद की जानकारी मिलती है। जो ये हमने मैप बनाया है ये ताम्रलिपि से और तक्षशिला तक जाता है। जो राजगृह और तक्षशिला, ये राजगृह और मथुरा होते हुए, चलो ये यहाँ से राजगृह से एक ऊपर को साकेत जाता है, यहाँ आगे मथुरा से नीचे अवंती होते हुए और ये भड़ोच तक जाता है। भड़ोच से आगे ये सोपारा बंदरगाह तक जाता है। हम यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार आंतरिक और दूसरा बाह्य भी होता था। इसी प्रकार बंदरगाहों के माध्यम से भी व्यापार होता था। जो समुद्र के रास्ते गरम मसालों का व्यापार भूमध्य सागरीय क्षेत्र को होते हुए यूरोप तक जाता था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट ऐसे हैं, जैसे धनी व्यापारी को धनी व्यापारी की नहीं इस समय पे मस्तूवन कहा जाता है, साथ में सतवाह भी कहते थे। इन व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। और कृषि में 1/6 भाग कर के रूप में राज्य को दिया ही जाता था। यहाँ पर कुछ अधिकारी की बात हम बात करते हैं जो राज्य में राजा के साथ रहते थे। ये है महामात्र। उच्च अधिकारी होते थे जैसे मंत्री, सेना नायक, न्यायिक अधिकारी। दूसरे की बात करें सोल्किक। सोल्किक व्यापारियों से व्यापार पर चुंगी वसूलते थे। बलि साधक किसानों से फसल का 1/6 भाग वसूलते थे। गृहपति घर का मुखिया को कहा जाता था। और अग्रहार ये एक ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को बोलते हैं। शिल्प एवं व्यवसाय की संख्या की बात करें तो 600 BC में शिल्प एवं व्यवसायों में वृद्धि हुई। इस समय राजगृह में 18 शिल्पियों की चर्चा मिलती है जिसमें सोना, चांदी, सीसा, लोहा, नमक, तांबा, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश बेयर आदि मुख्य व्यापार करते थे ये शिल्पी। अब हम बात करते हैं धार्मिक बौद्धिक हलचल की। तो धार्मिक बौद्धिक हलचल
600 BC में धार्मिक बौद्धिक हलचल। धार्मिक बौद्धिक 600 BC में। 600 BC में धर्म दर्शन के बिंदु पर एक क्रांति का काल है। इस समय धर्म दर्शन में कई चिंतन एवं विचारों वर्ग सामने आए। इससे समाज में वैचारिक स्थिति उत्पन्न हुई। इस समय 62 से 63 महापुरुषों नेताओं की चर्चा मिलती है जो वैदिक शिक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। इनमें से पहले अजीत केशकम्बलिन। अजीत केशकम्बलिन। मक्खाली घोषाल। मक्खाली घोषाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्राण कश्यप, अगुदगच्छायन, संजय वेटलिपुत्र और चावकी या लोकायत, तो ये सभी काफी अतिवादी बातें कर रहे थे। सभी पाप पुण्य, सत्य असत्य, अच्छे बुरे के बीच भेद नहीं करते थे। इसमें से ज्यादातर भौतिकवाद, इंद्रिय सुख तथा आर्य सुख की वकालत करते थे। इससे समाज में काफी उथल पुथल पैदा हुआ। लेकिन कोई भी समाज अतिवाद से तो नहीं चलता है। गंगा घाटी में आर्य द्वारा, जो आर्य थे, आर्य लोगों द्वारा इन भौतिकवादियों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। इन 62 नेताओं में से केवल बौद्ध एवं जैन धर्म में अपने मध्यम वर्गीय स्वरूप के कारण लोकप्रिय हुए। भारतीय संस्कृति में 2 मानवतावादी धर्मों की स्थापना हुई। बौद्धिक ये भौतिक धार्मिक क्रांति का कारण क्या हो सकते हैं? धार्मिक हलचल हुई 600 BC में। नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में पुराने एवं नए धर्म आपस में समाहित नहीं हो रहे, क्योंकि वह अहिंसा की बात करते थे, जबकि नई मांग भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने की थी। वैदिक धर्म सूदखोरी, उसी इसे कुशीदन भी बोलते हैं, की निंदा करते थे, जबकि नई जरूरतों के अनुसार इनका प्रचलन आवश्यक था। इसी इस प्रकार आर्थिक कारणों ने भौतिक घटनाओं को जन्म दिया। बात करें बौद्धिक कल्चर के सामाजिक कारण की, सामाजिकरण, वर्ण व्यवस्था की जटिलता, अनुष्ठान और समारोह, ब्राह्मणकारी वर्चस्व, सामाजिक जीवन में तनाव तथा अधिकारों को लेकर किया जाने वाला विरोध। धार्मिक कारण की बात करें तो 600 BC के आंदोलन का एक कारण वैदिक धर्म के कर्मकांडों का विरोध करना भी था। वैदिक काल का अंत आते आते उनमें कई सारी कुरीतियों का प्रवेश हो गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था, फलस्वरूप उसका विरोध हो रहा था। अब देखेंगे हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी लंबे हैं। इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।